हेलो फ्रेंड्स, अब हम लोग अप्रोप्रिएशन ऑफ पेमेंट देखेंगे जो हमारे यूनिट 4th का नेक्स्ट पार्ट आता है। ओके, तो ये अप्रोप्रिएशन ऑफ पेमेंट आपको डायरेक्टली समझाने से पहले मैं ऐसा चाहता हूं कि मैं आपको पिक्चराइज फॉर्म में, चार्ट फॉर्म में आपको बताऊं, जिससे आपको ये और आसानी से समझ में आए। ठीक है, अब मेरे पास में ध्यान देना। अब बच्चों, ये एक कोई पर्टिकुलर पर्सन है जिसका नाम है ए। मैं पहले हेडिंग डाल दूं, हम लोग देख क्या रहे, हम लोग अप्रोप्रिएशन ऑफ पेमेंट देख रहे। ओके, अप्रोप्रिएशन ऑफ पेमेंट मतलब पेमेंट को कैसे डिस्चार्ज करना। ये मैं डेलिबरेटली यहां पे हेडर अभी नहीं समझाया, बिकॉज ये जो मैं आपको चीज समझा दूंगा, ये एक एग्जांपल आप देख लोगे तो आपको ऑटोमेटिक हर बात क्लियर हो जाएगी। ओके, ये ए नाम का बंदा है एंड हियर देर इज अनदर पर्सन हु इज व्हाट बी। तो ये ऐसे ये दो लोग हैं, कौन कौन है बताना, ए और बी। अब बच्चों, ए ने क्या किया, ए ने गुड्स सप्लाई किए बी को ₹20,000 के। कब सप्लाई किए, 20,000 के सप्लाई किए, और यहां पे डेट दे देता हूं, ये 1 अगस्त 2020 की बात है। ठीक है, फिर बाद में बी को और कुछ गुड्स लग रहे थे, तो ए ने फर्दर उसे ₹10,000 के गुड्स सप्लाई कर दिए। इसकी भी डेट बताता हूं, 5 अगस्त 2020, 5 अगस्त 2020 को। फिर वापस से बी को गुड्स लग रहे थे, तो इस ए ने क्या किया बताना, उसे और फिर से क्या कर दिया बताना, और सप्लाई कर दिया लेट्स से 20,000 का ही गुड्स। ओके, और ये मान के चलो उसे 10 अगस्त 2020 को सप्लाई करके रखे हुए। ठीक है, तो बच्चों आपको नहीं लगता इस ए नाम के बंदे ने बी नाम के बंदे को 20, 10, 20, 20, 10, 20, इन शॉर्ट 50,000 के गुड्स क्या करके रखे हुए, सप्लाई करके रखे हुए। आई होप सबके दिमाग में क्या होगा। अब बी जो है, बी आफ्टर 1 मंथ पेमेंट करने वाला था। बी कितने दिनों के बाद पेमेंट करने वाला था, 1 महीने के बाद पेमेंट करने वाला था। ठीक है, तो अब वैसा देखा जाए तो 1 अगस्त का उसे कहीं ना कहीं 1 सितंबर तक पेमेंट करना है, 5 अगस्त के परचेस का 5 सितंबर तक पेमेंट करना है, 10 अगस्त वाले का 10 सितंबर तक पेमेंट करना है। ये तो आपको समझ में आ रहा होगा, क्योंकि यहाँ पे एक एक मंथ का है, तो 1 मंथ का पीरियड है, तो अकॉर्डिंगली तब तक उसे परफॉर्मेंस देनी पड़ेगी। इज दैट क्लियर? लेकिन ये जो बी है, ये बी क्या करता है बच्चों, 31 अगस्त को 31 अगस्त को ऐसा मान के चलिए 35,000 रुपीज, क्या बोल रहा हूं मैं, 31 अगस्त को 35,000 रुपीज बी ने किसको दे दिए, ए को दे दिए। ओके, देखो बी ने ए को दिए, कितने रुपए दिए, 35,000 दिए, और कब दिए बताना, वो भी 31 अगस्त को। ओके, अब मुझे एक बात बताना बच्चों, ये जो 35,000 है, इसका हिसाब क्या होगा, मतलब कैसे ये 35,000 आप इन 3 डेप्थ्स में ऐड करोगे या उसको एडजस्ट करोगे। ए ने उसे एक बार 20,000 के सप्लाई किए, एक बार 10,000, तीसरी बार 20,000 का उसे सप्लाई किया। अब सवाल ये उठता, अब ये बंदे ने तो देने थे 50,000 रुपीज, बट बंदा हाथ में पकड़ा कितने रहा है बताना, 35,000 रुपीज पकड़ा रहा है। ओके, अब मेरा सवाल ये 35,000 की जो अमाउंट है, मैं उसे इस 20,000 के अगेंस्ट एडजस्ट करूं, या 10,000 के अगेंस्ट एडजस्ट करूं, या इस 20,000 के एडजस्ट करूं, ये मेरे को नहीं समझता। ये जो 35,000 की अमाउंट है, इसे मैं 20, 10, 20 किसके अगेंस्ट एडजस्ट करूं, ये मुझे कहीं नहीं पता। तो सवाल ये उठता, एप्रोप्रिएशन ऑफ पेमेंट किसको बोलते। तो देखो बच्चों, अगर दो पार्टीज के बीच में काफी सारे ट्रांजैक्शन हो रहे और एक पार्टी रिकरिंगली गुड्स परचेज भी कर रही, तो उसने अगर पेमेंट किया एक किसी पर्टिकुलर डेट को, जैसे यहां पे बी पेमेंट कर रहा है कब, 31 अगस्त को, तो ये अगर उसे पेमेंट कर दे, तो सवाल ये उठता कि उसे कैसे अप्रोप्रिएट किया जाएगा। अप्रोप्रिएट बोले तो उसे कैसे एडजस्ट किया जाएगा। ओके, तो जब भी आपको अप्रोप्रिएशन दिखे तो आपने समझ के लेना कि ये अप्रोप्रिएशन का मीनिंग क्या होगा, आपका एडजस्टमेंट। ओके, अप्रोप्रिएशन का मीनिंग आप लोग क्या पकड़ने वाले हो, एडजस्टमेंट। ठीक है,
एप्रोप्रिएशन का मीनिंग क्या होता है बताना, एडजस्टमेंट। तो सवाल यही उठता, अगर कोई बंदा दूसरे बंदे को एक लमसम अमाउंट का पेमेंट कर दे, जैसे इसने 3 बार उसे गुड सप्लाई किए थे 20, 10, 20। अब सवाल ये उठता था, अगर बी उसे एकदम से लमसम में 35,000 के अमाउंट थमा दे, तो क्वेश्चन इज दैट कि ये 35,000 रुपए कैसे एडजस्ट करेगा आपका मिस्टर ए, तो उसको बोलते हैं एप्रोप्रिएशन ऑफ पेमेंट। ओके, आप बोलेंगे सर वो 20,000 इसके आने थे, इसके पकड़ लो, 10,000 इसके पकड़ लो, 5,000 इसके पकड़ लो, ऐसा चलता क्या? तो इसका जवाब मैं अब आपको यहां से देने लग जाऊंगा। ओके, एक कॉमन टेंडेंसी आपकी क्या बोलेंगी, देखो आने तो कितने थे ए को बी से 50,000 रुपीज, और उसने अभी के लिए कितना दिया 35,000। तो अब ये 35,000 हम कौन से बिल का पकड़े, कौन से परचेस का पकड़े, ये कैसे समझना, ये सब आपको इस एप्रोप्रिएशन ऑफ पेमेंट में समझ के आएगा। ओके, तो अब हमेशा याद रखना, अगर ऐसी कोई अमाउंट कोई पर्टिकुलर डेटर दे देता है, ओके अगर कोई पर्टिकुलर अमाउंट डेटर दे देता है, अब देखो यहां ए के एंगल से सोचो तो बी कौन बन जाएगा, डेटर बन जाएगा, क्योंकि ए को बी से पैसे आने बाकी है। तो ए के लिए बी कौन बन गया, डेटर, और इस बी के लिए ए क्या बन जाएगा बताना, क्रेडिटर। ओके, आई होप समझ में आया होगा। तो बच्चों, हम लोगों को इस पर्टिकुलर एप्रोप्रिएशन ऑफ पेमेंट में सीखना क्या है, जब कोई एक पार्टी दूसरे पार्टी को काफी सारे गुड्स सप्लाई कर देती है, या उसके बहुत सारे पेमेंट्स आने बाकी होते हैं अदर पार्टी से, और अदर पार्टी पूरा पेमेंट नहीं करती बट एक पार्ट पेमेंट कर देती है, तो सवाल ये उठता, ये जो पार्ट पेमेंट हुआ है, जैसे यहां 35,000 हुआ है, ये 35,000 को हम एप्रोप्रिएट किस बिल के अगेंस्ट करें, किस ट्रांजैक्शन के अगेंस्ट एप्रोप्रिएट करें। एप्रोप्रिएट का मतलब होता है एडजस्टमेंट। ओके, तो हम ये 35,000 को एडजस्ट किसके साथ में करें, ये हमको नहीं समझता। आप बोलेंगे सर 35 को पहले 20 के साथ एडजस्ट कर दो, मतलब ये जो 20 आने थे इसका हिसाब नील कर दो, फिर जो 10 आने थे इसका हिसाब नील कर दो, तो 30 तो हो गए, और जो बचे 5 है, 5 कैसे, 35,000 में से आपने 20 यहां एडजस्ट कर दिए, 10 एडजस्ट कर लिए, 30 तो हो गया एडजस्ट, बचे 5,000। तो आप बोलेंगे सर इस 20,000 के अगेंस्ट 5,000 एडजस्ट कर दो, तो ऐसा नहीं चलता, इसके लिए कुछ रूल्स दिए हुए। जब भी कोई डेटर क्रेडिटर को एक लमसम अमाउंट दे देता है काफी सारे ट्रांजैक्शंस के अगेंस्ट, तो उसे किस ट्रांजैक्शन के अगेंस्ट एडजस्ट करना, ये हमें सिखाता है कौन बताना, ये एप्रोप्रिएशन ऑफ पेमेंट आपको सिखाएगा। ओके, काफी सारे ट्रांजैक्शन हो रहे, तो किस ट्रांजैक्शन के अगेंस्ट एडजस्ट करना, किसको, इस लमसम अमाउंट को, ये आपको कौन सिखाएगा, एप्रोप्रिएशन ऑफ पेमेंट सिखाएगा। इज दैट क्लियर? अब एप्रोप्रिएशन ऑफ पेमेंट क्या बोलता, अब मैं आपके सामने कुछ सिनारियोज रखता हूं, केस 1, अब कुछ हम सिनारियोज रखेंगे। ओके, ये जो पर्टिकुलर बी है, इस बी ने ए को बोला, हे ए, मुझे तुझे 50,000 देने बाकी है, मुझे तुझे 50,000 रुपीज देना बाकी है, बट देख मेरे पास अभी 50,000 तो है नहीं, एक काम कर, मेरे पास से अभी तू 35,000 ले ले। ओके, मेरे पास से तू 35,000 ले ले। तो ये जो ए है ये लगा सिर खुजाने, ये बोला यार तू 35,000 तो दे रहा है, बट तेरे 3 ट्रांजैक्शन यहां पे हुए, मैं इसे किसके अगेंस्ट एडजस्ट करूं। तो बच्चों, ये जो आपका बी है ना, ये बी बोलता है तू एक काम कर, 35,000 में से 20,000 इस 10th अगस्त के बिल के अगेंस्ट एडजस्ट कर, 10,000 5th अगस्त के बिल के अगेंस्ट एडजस्ट कर, और बचे हुए 5,000 जो है वो ये 1st अगस्त 2020 के बिल्स के अगेंस्ट एडजस्ट कर। ये कौन बोल रहा है बताना, बी बोल रहा है। ओके, तो हमेशा याद रखना, जब भी पेमेंट करते वक्त ये जो डेटर होता, जैसे यहां पे कौन है डेटर, बी, तो ये जो अगर डेटर है, ये पैसे देते वक्त ही अगर आपको बोल देता है हाउ टू अप्रोप्रिएट दिस, मतलब इसको कैसे एडजस्ट करना, ये अगर आपको ऑलरेडी बता चुका है ये पर्टिकुलर डेटर जिसका नाम है यहां पे बी, तो ये जैसा बोलेगा आपको वैसा ही करना पड़ेगा। तो पहली केस होती है व्हेन
appropriation, when appropriation is stated by debtor, मतलब क्या हो गया, ये जो पैसे देने वाला बंदा है, जैसे यहाँ पे बी है, ओके, तो अगर ये पैसे दे रहा, ये 35,000 दे रहा और देते टाइम ही बोल रहा कि किसके अगेंस्ट उसको एडजस्ट करना है, तो ये अगर वो पैसे देते वक्त ही बोले तो आपको उसी के अकॉर्डिंग करना पड़ेगा। तो अगर ये बी बोलता है कि भाई तू क्या कर, 1 अगस्त का बिल, 5 अगस्त का बिल और जो बचा वो 10 अगस्त के बिल के अगेंस्ट एडजस्ट कर, तो आपको वैसा ही करना पड़ेगा। या फिर वो बोलता है कि 1 अगस्त का बिल और जो 10 अगस्त का बिल है इनके अगेंस्ट एडजस्ट कर ले, तो आपको उनके अगेंस्ट एडजस्ट करना पड़ेगा। तो पहला रूल एप्रोप्रिएशन ऑफ पेमेंट का यही है, जब एप्रोप्रिएशन इज स्टेटेड बाय द डेटर, मतलब जो पैसा पे करने वाला बंदा है ये आपको ऑलरेडी बोल के बताता कि भाई तुझे इसके अगेंस्ट एडजस्ट करना है, तो आपने अकॉर्डिंगली उसी चीज के अगेंस्ट उसे एडजस्ट करना चाहिए। तो अगर ये बोलेगा कि भाई तुझे इस पेमेंट के अगेंस्ट उसे एडजस्ट करना है, इस ट्रांजैक्शन के अगेंस्ट एडजस्ट करना है, तो आप उसकी बात सुन लो, वो जैसा बोलेगा वैसा करना। ओके, तो व्हेन एप्रोप्रिएशन इज स्टेटेड बाय द डेटर, देन एप्रोप्रिएशन must be made, appropriation must be made accordingly, ठीक है। तो जहां आपका डेटर बोलता कि भाई ऐसे आप एप्रोप्रिएशन कर लो, ऐसे एडजस्टमेंट करो, इन ट्रांजैक्शन के अगेंस्ट एडजस्ट कर लेना, तो वो जैसा बोलेगा आपको वैसा ही करना पड़ेगा। आपको कुछ अलग दिमाग लगाने की जरूरत है क्या? तो जवाब है नहीं। ओके, वो जैसा बोले वैसा ही करो। ये होती है केस 1। अब बात समझ के लेना बच्चों, कभी कभी ऐसा भी तो हो सकता है कि इस बी ने क्या किया, बी ने 50,000 रुपए देने थे ए को, बट ए को बोलता भाई देख मेरे पास में 50,000 तो है नहीं, फिलहाल के तू क्या कर 35,000 रख ले, 35,000 तू रख ले। ओके, और ए तो बस सिर खुजाता ही बैठा था, वो सोच रहा था कि मैं इस 35,000 को किसके अगेंस्ट सेट ऑफ करूं, कौन से ट्रांजैक्शन के लिए तू मुझे 35,000 दे रहा है, क्योंकि मेरा तो कोई ट्रांजैक्शन 35 का हुआ ही नहीं, हाँ इन टोटल मेरा 50 का ट्रांजैक्शन हुआ है। तो ये जो तू 35,000 मुझे दे रहा, ये 35,000 तू जो मुझे दे रहा है, वो मैं किस ट्रांजैक्शन के अगेंस्ट सेट ऑफ करूं, तो ये किसे समझ में नहीं आ रहा था, ए को समझ में नहीं आ रहा था, और ना ही बी ने कुछ स्टेट किया, बी ने भी कुछ नहीं बोला कि इसे किसके अगेंस्ट सेट ऑफ करना है। जैसे मैंने आपको केस 1 बताया था, तो वहां पे अगर तुम्हारा डेटर आपको बोल दे कि इस चीज के अगेंस्ट सेट ऑफ करना है, तो आपको उसी चीज के अगेंस्ट उसे सेट ऑफ करना पड़ेगा। वो अगर बोले कि भाई 1 अगस्त के बिल के अगेंस्ट करो, 10 अगस्त के बिल के अगेंस्ट करो, तो आपको उन्हीं के अगेंस्ट करना पड़ेगा। वो बोले 1 अगस्त, 5 अगस्त, 10 अगस्त, सबके लिए थोड़ा थोड़ा एडजस्ट करो, तो आपको वैसे ही करना पड़ेगा। तो पहली केस होती है जैसा डेटर बोले वैसा आपने उसको एडजस्ट करना चाहिए, एप्रोप्रिएट करना चाहिए। लेकिन प्रॉब्लम तब होती है ना जब आपका डेटर कुछ नहीं बोलेगा। ओके, केस 2, व्हेन एप्रोप्रिएशन is not stated by the debtor, is not stated by the debtor, मतलब जो आपका डेटर है वो सिर्फ आपके हाथ में कितने दे देता, 35,000 दे देता। वो बोलता बाबा मुझे 50 देने थे, 50 तो अभी नहीं दे सकता, ये 35,000 अभी का रख ले। ओके, तो ये होती है आपकी सेकंड केस। तो जब वो आपके 35,000 दे देगा और ये नहीं बोलेगा कि उसे किस ट्रांजैक्शन के अगेंस्ट आपको एडजस्ट करना है, तो ये जब सिनारियो होगा तब बच्चों क्या होगा, तब आपका ये जो क्रेडिटर है ना, क्रेडिटर कैन एप्रोप्रिएट इट, according to his will। मतलब क्या हुआ, बात समझ के लेना। पहली बात तो जब पैसा दे रहे हो, अगर कोई डेटर पैसा दे, मतलब जहां पे बी जो है वो डेटर है,
वो ऐसे अगर 35,000 दे दे तो पहली बात तो वो जो डेटर जैसा बोलेगा आपको वैसे ही एप्रोप्रिएशन करना पड़ेगा। वो बोलेगा उस ट्रांजैक्शन के अगेंस्ट तो आपको उसी ट्रांजैक्शन के अगेंस्ट एडजस्ट करना पड़ता। बट अगर वो कुछ ना बोले, डेटर अगर कुछ नहीं बोला, तो ये क्रेडिटर जो है ना बच्चों, यहां पे हमारा मिस्टर ए क्रेडिटर है, तो ए क्या कर सकता है, इस 35,000 की फिगर को उसके विल के अकॉर्डिंग, मतलब खुद की इच्छा से किसी भी ट्रांजैक्शन के अगेंस्ट सेटल कर सकता। बात बड़ी सिंपल है ना। वो अगर पैसा दे रहा, पैसे देते टाइम बोल रहा कि भाई मेरे इस ट्रांजैक्शन के अगेंस्ट एडजस्ट कर दो, तो आपको उसकी सुननी पड़ेगी, उसी ट्रांजैक्शन के अगेंस्ट एडजस्ट करना पड़ेगा पेमेंट। बट अगर वो कुछ नहीं बोला, सिर्फ लमसम अमाउंट देके भाग जाता, जैसे यहां 35,000 देके भाग गया, वो बोला ही नहीं कि किसके अगेंस्ट एडजस्ट करना है, तो ऐसे वक्त आप लोग क्या करेंगे, आपके विल के अकॉर्डिंग, मतलब क्रेडिटर क्या करेगा, अपने विल के अकॉर्डिंग जिस ट्रांजैक्शन के अगेंस्ट उसे अप्रोप्रिएट करना है, एडजस्ट करना है, उस ट्रांजैक्शन के अगेंस्ट वो क्या कर लेगा, एडजस्टमेंट कर लेगा। इज दैट क्लियर? तो यहां पे देखो केस 1, वेयर अप्रोप्रिएशन इज स्टेटेड बाय द डेटर, मतलब डेटर बताता कि यहां पे आपको अप्रोप्रिएट करना है, ऐसे अप्रोप्रिएट करना है, इसको देना है, ये अगर वो बताए इस ट्रांजैक्शन के अगेंस्ट अप्रोप्रिएट करना है, ऐसी चीजें वो बताता है, तो आपको उसी के हिसाब से करना पड़ेगा। अप्रोप्रिएशन मस्ट बी मेड अकॉर्डिंगली, तो वो जैसा बोले वैसा करो। बट अगर एप्रोप्रिएशन इज नॉट स्टेटेड बाय द डेटर, अगर एप्रोप्रिएशन कहीं स्टेटेड ना हो, मतलब कहीं बताया ना गया हो, तो उस केस में क्या होगा बच्चों, क्रेडिटर कैन एप्रोप्रिएट इट अकॉर्डिंग टू हिज विल। तो फिर क्रेडिटर जो रहेगा ना, मतलब यहां पे हमारे एग्जांपल में जो ए है, ये अपने इच्छा के हिसाब से किसी भी ट्रांजैक्शन के अगेंस्ट उसे सेटल कर देगा। बात समझ में आ गई आपको? तो बच्चों ये सब बातें यहां पे आएगी। ओके, अब तीसरी बात, जहां पे मान के चलो कोई भी पार्टी अप्रोप्रिएट नहीं करती, केस 3 है। ओके, केस 3 है, कोई भी पार्टी अप्रोप्रिएट नहीं कर रही, मतलब ना तो डेटर कुछ बोल रहा, ना ही क्रेडिटर ने अभी किसी ट्रांजैक्शन के अगेंस्ट उसे एडजस्ट किया है, कुछ भी नहीं किया। ओके, अगर ऐसा हो जाए, नीदर पार्टी अप्रोप्रिएट्स, नीदर पार्टी अप्रोप्रिएट्स, नीदर पार्टी अप्रोप्रिएट, मतलब कोई भी पार्टी अगर क्या नहीं करती है, अप्रोप्रिएशन नहीं करती, ना डेटर कुछ बोलता, ना क्रेडिटर ने अपने मन से अभी तक कुछ एडजस्ट किया, ऐसा अगर ना हो, तो हमेशा याद रखना अकॉर्डिंग टू टाइम क्या किया जाता है, बताना, अकॉर्डिंग टू टाइम एडजस्टमेंट किया जाएगा। अकॉर्डिंग टू टाइम appropriation is made, appropriation is made। ओके, तो बच्चों बात बड़ी सीधी है। पहली केस क्या है, जहां डेटर ने बोला कि अप्रोप्रिएशन कैसे करना, एडजस्टमेंट कैसे करना, तो वहां डेटर की सुन लो। डेटर कुछ नहीं बोलता तो क्रेडिटर अपने मर्जी से कर सकता। तीसरी बात, जब दोनों भी पार्टी अप्रोप्रिएट नहीं कर रही, तो वो फिर टाइम के अकॉर्डिंग आपको एडजस्टमेंट करनी पड़ेगी। मतलब इस डेटर ने 35,000 तो दे दिए क्रेडिटर को, और उसको बोला ही नहीं कि इसे अप्रोप्रिएट कैसे करना है, किस ट्रांजैक्शन के अगेंस्ट एडजस्ट करना है, और क्रेडिटर ने अभी तक भी खुद से भी कोई एडजस्टमेंट नहीं करी है। ओके, अप्रोप्रिएशन नहीं किया, तो फिर ऐसे वक्त क्या होगा बताना, जब दोनों पार्टी ने कुछ डिसाइड किया ही नहीं, तो ऐसे वक्त टाइम के अकॉर्डिंग एडजस्टमेंट होगा। मतलब जो बहुत पुराना वाला आपका ट्रांजैक्शन होगा, उसके अगेंस्ट पहले सेट ऑफ करेंगे और न्यू के अगेंस्ट बाद में करेंगे। तो अगर ये ऐसे 35,000 दे दे, तो इसे सबसे पहले टाइम के अकॉर्डिंग लेना पड़ेगा। तो पहला ट्रांजैक्शन 1 अगस्त को था ना, तो आप 35,000 को पहले तो 1 अगस्त के ट्रांजैक्शन से सेट ऑफ करेंगे, और 1 अगस्त का ट्रांजैक्शन कितने रुपीस का था, 20,000 का था, तो 35,000 को आप सबसे पहले इस 20,000 के अगेंस्ट एडजस्ट करेंगे। फिर उसके बाद नेक्स्ट नंबर आएगा 5 अगस्त वाले का, और उसके बाद आएगा 10th वाले का। ठीक है, तो जब दोनों पार्टी में से कोई भी पार्टी ये डिसाइड नहीं करती कि इसे कैसे अप्रोप्रिएट करना है, तब आप लोग क्या करेंगे, तब टाइम के अकॉर्डिंग आप लोग एडजस्टमेंट करोगे। ओके, तो जो सबसे पहले हुआ उसको पहले एडजस्ट करो और बाद वाले को बाद में करना। इज दैट क्लियर? तो बच्चों
ये हो गया आपका पूरा एप्रोप्रिएशन ऑफ पेमेंट। इसमें 3 सेक्शंस है, मैंने जो केस 1 केस 2 दिया है ये 3 सेक्शंस है। ओके, तो अब यही सब चीजें हम लोग यहां से पढ़ लेंगे। ओके, और जहां लगा वहां पे सपोर्ट लेंगे हमारे डायग्राम्स का। ओके, चलो देखते हैं। समटाइम्स अ डेटर ओस का मतलब देना बाकी होता है। ओके, ओस का मतलब क्या होता है बच्चों? देना बाकी होता है। ये मैं आपको अकाउंट्स में भी बता चुका हूं। देना बाकी मतलब अमाउंट पेबल। ओके, sometimes a debtor owes several debt to same creditor and makes payment which is not sufficient to discharge the all the debts। देखो कितनी जबरदस्त लाइन है, मैंने जो आपको इतना समझाया एक लाइन में सब उसने बोल दिया। जब डेटर ओज सेवरल डेप्ट, अब देखो यहां पे डेटर कौन है? बी। इट ओज सेवरल डेप्ट, इसको बहुत सारे डेप्ट्स के पैसे देने बाकी है, जैसे वो 20,000 का, 10,000 का, 20,000 का। तो ऐसे 3 डेप्ट्स है, सेवरल डेप्ट्स है जो उसको पैसे देने बाकी है टू द सेम क्रेडिटर, और वो भी एक ही क्रेडिटर को देना है। ओके, एंड मेक्स पेमेंट विच इज नॉट सफिशिएंट टू डिस्चार्ज द ऑल द डेप्ट्स, और वो ऐसी पेमेंट करता है जो सफिशिएंट नहीं है टू डिस्चार्ज द ऑल द डेप्ट्स। अब देखो पूरे डेप्ट कितने के थे? 50,000 के, 50,000 के। तो बी ने पेमेंट कितना करना चाहिए? 50,000। बट बी कर कितना रहा है? वो 35,000 का ही कर रहा है। तो ये 35,000 इज नॉट सफिशिएंट टू डिस्चार्ज द ऑल द डेप्ट्स। सारे डेप्ट्स को डिस्चार्ज करने के लिए 35,000 इज नॉट सफिशिएंट। ओके, तो ऐसे वक्त क्या करना, क्या नहीं, ये सब चीजें आपको कहां पे दे रखी है बताना? एप्रोप्रिएशन ऑफ पेमेंट में दे के रखी हुई है। दिस ऑल थिंग्स आर गिवन अंडर विच हेड? एप्रोप्रिएशन ऑफ पेमेंट। ठीक है, चलो देखते हैं आगे। इन सच अ केसेस पेमेंट इज एप्रोप्रिएटेड दैट इज एडजस्टेड अगेंस्ट द डेट। मैं बोला ना आपको एप्रोप्रिएशन का मतलब क्या होता बच्चों? एडजस्टमेंट। ओके, एप्रोप्रिएशन का मतलब देखो यहां लिखा के रखा था क्या? एडजस्टमेंट। ठीक है, payment is appropriated that is adjusted against the debts as per section 59 to 61 of the Indian Contract Act। तो सेक्शन 59 से 61 तक लेके आप पकड़ के चलो, बस इसी में छपा हुआ है आपके एप्रोप्रिएशन ऑफ पेमेंट को कवर करते हुए सेक्शंस है। ओके, एप्लीकेशन ऑफ पेमेंट वेयर डेप्ट टू बी डिस्चार्ज इज इंडिकेटेड, मतलब क्या हुआ? एप्रोप्रिएशन ऑफ पेमेंट तब करना वेर डेप्ट टू बी डिस्चार्ज, मतलब कौन से ट्रांजैक्शन को डिस्चार्ज करना, मतलब कौन से ट्रांजैक्शन के अगेंस्ट एडजस्ट करना, इज इंडिकेटेड, जब बताया गया है। ओके, जब बताया गया है तब क्या करेंगे? ओके, वेर अ डेटर, मतलब जहां पे एक डेटर क्या करता है? ओविंग सेवरल डेप्ट्स, जिसे बहुत सारे डेप्ट्स के पैसे देने बाकी है, टू वन पर्सन मेक्स अ पेमेंट, ये एक पेमेंट करता है टू हिम इधर विथ एक्सप्रेस इंटीमेशन, एक्सप्रेस बोले तो या तो ओरली या फिर इन राइटिंग, ओरली या फिर कैसा? राइटिंग में। ओके, तो एक्सप्रेस इंटीमेशन और अंडर सर्कमस्टांसेस इंप्लाइंग दैट द पेमेंट इज टू बी अप्लाइड टू डिस्चार्ज सम पर्टिकुलर डेप्ट, द पेमेंट इफ एक्सेप्टेड मस्ट बी अप्लाइड अकॉर्डिंगली। ओके, तो मतलब अगर कोई डेटर पेमेंट करते वक्त एक्सप्रेस इंटीमेशन देता, इंटीमेशन बोले तो आपको बताता कि इसको किस मेरे ट्रांजैक्शन के अगेंस्ट आपको एडजस्ट करना है, ये अगर वो बताए, एंड दैट द पेमेंट इज टू बी अप्लाइड टू डिस्चार्ज सम पर्टिकुलर डेप्ट, तो पेमेंट आपने इस डेप्ट के लिए अप्लाई करना है, ऐसा वो इंडिकेट करे। और अगर ये एक्सेप्ट किया जाता है, इफ एक्सेप्टेड, जैसे यहां पे पी ने पेमेंट कर दिया 35,000 का और ए ने उसे एक्सेप्ट कर लिया, ऐसा हुआ तो मस्ट बी अप्लाइड अकॉर्डिंगली, तो फिर उसे वैसे ही अप्लाई करना पड़ेगा जैसे कि स्टेट किया था डेटर ने। डेटर ने इंटीमेशन देते वक्त बोला कि इसको इस चीज के अगेंस्ट एडजस्ट करो, तो आपने उसी चीज के अगेंस्ट उसे एडजस्ट करना चाहिए। आई होप सबके दिमाग में गया होगा। ओके, तो ये मैंने आपको जो केस 1 बोला तो ये वहां पे आ जाती है। व्हेन एप्रोप्रिएशन इज स्टेटेड बाय द डेटर, मैंने सिंपली बोल दिया। जा एप्रोप्रिएशन कैसे करना, ये सिंपली कौन बोल देता? आपका डेटर बोल देता। तो एप्रोप्रिएशन मस्ट बी मेड अकॉर्डिंगली, तो जैसे उसने बोला तो आप लोग वैसे ही अप्लाई कर देना। ओके, एप्लीकेशन ऑफ पेमेंट वेयर डेप्ट टू बी डिस्चार्ज इज नॉट इंडिकेटेड, मतलब
एप्लीकेशन ऑफ पेमेंट कैसे करोगे जब डेब्ट टू बी डिस्चार्ज इज नॉट इंडिकेटेड, मतलब कैसे डेब्ट डिस्चार्ज होगा ये इंडिकेट नहीं किया किसने, आपके डेटर ने, तब आप क्या करोगे? वेयर द डेटर हैज omitted to intimate and there are no other circumstances indicating to which debt the payment is to be applied, the creditor may apply it as his discretion to any lawful debt actually due and payable to him. इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये होता है जब डेटर आपका कोई पेमेंट करे, जब भी आपका डेटर कोई पेमेंट करे और पेमेंट करते वक्त किस डेप्ट के अगेंस्ट उसे एडजस्ट करना है इसकी आपको कोई डिटेल ही ना दे, तो वैसे वक्त क्या होगा? अच्छा, और दूसरी बात, देर आर नो सर्कमस्टेंसेज इंडिकेटिंग टू विच डेप्ट ऑफ पेमेंट इज टू बी अप्लाइड। और भाई सर्कमस्टेंसेज भी ऐसे नहीं है जिससे हमको यह समझ में आए कि इसे किस डेप्ट के अगेंस्ट एडजस्ट करना है। अब जैसे मैं एक बात बताता हूं, देखो, अगर मान लो ये एक पर्टिकुलर बंदा है ए, ये पर्टिकुलर बंदा है बी, ए ने इसे 3 बार सेल किया, एक बार 10,000 का किया, एक बार 5,000 का किया और एक बार मान के चलो 10,000 का पेमेंट किया, ठीक है? या पेमेंट बोलने से अच्छा मैं बोलूंगा गुड्स सेल करे। अब बी ने जब पेमेंट देना है तो बी ने वैसे तो 25,000 टोटल देना चाहिए, 25,000 देने चाहिए बी ने, बट बी क्या करता है बच्चों? बी तो सिर्फ इसे रुपए 5,000 देता है, सिर्फ ₹5,000 दिया, बोला नहीं कि इसे किसके अगेंस्ट एडजस्ट करना है। अगर बी बोलता इसके अगेंस्ट एडजस्ट करो तो आप उसकी सुनते, बट बी ने बोला ही नहीं कि किसके अगेंस्ट एडजस्ट करना है, तो ऐसे वक्त आप किसके अगेंस्ट एडजस्ट करोगे? बोला नहीं है तो वैसे तो ए की इच्छा, ए जो सोचेगा उसके अगेंस्ट कर सकते, लेकिन बच्चों एक बात बताओ, यहां सरकमस्टेंसेज ऐसे है, बी ने बोला तो नहीं बट आपके हाथ में सिर्फ 5,000 रुपीज दिए, तो आपको एक बात समझनी चाहिए, ट्रांजैक्शन तो 3 हुए थे, उसमें एक ट्रांजैक्शन जरूर था 5,000 का, तो ये चीज हमें बताती है, ये सरकमस्टेंस ऐसे है जिससे हमको समझ में आ रहा है कि बी को शायद इस 5,000 का पहले पेमेंट करना था, इसके लिए वो 5,000 हमारे पास में देके चला गया। ये जो आपने एग्जाम्पल देखा, तो यहां पे 20, 10, 20 ऐसे उसने सेल किया था और बी ने उसके हाथ में 35,000 दिए। अब ये 35,000 एग्जैक्टली किसके है ये कुछ पता ही नहीं लग सकता, तो फिर वैसे वक्त आपका जो ए सोचेगा, क्रेडिटर जहां सोचेगा वहां उसे एडजस्ट कर सकता है, जिस ट्रांजैक्शन के लिए सोचेगा उस ट्रांजैक्शन के लिए एडजस्ट कर सकता है। लेकिन अगर तुम्हारे ऐसे ही सेल हो रहे हैं और बी ने लेट से 5,000 की अमाउंट दी है, बट ये नहीं बोला कि इसे किसके अगेंस्ट एडजस्ट करना, बट यहां सरकमस्टेंस ये बता रहे कि यार 3 ट्रांजैक्शन में एक ही तो ट्रांजैक्शन है जो 5,000 का था, तो अगर बी 5,000 दे रहा है तो इसका मतलब ये होगा कि ये 5,000 इस वाले ट्रांजैक्शन के लिए ही पेमेंट कर रहा है, तो फिर आपने उसे एडजस्ट करना है उस वाले ट्रांजैक्शन के लिए। ओके, तो देखो वही बात यहां पे बोलिए, वेयर डेटर हैज ओमिटेड टू इंटीमेट, मतलब जहां डेटर ने आपको नहीं बोला किसके अगेंस्ट एडजस्ट करना है, एंड देर आर नो अदर सर्कमस्टेंसेज, और कोई ऐसे भी सर्कमस्टेंसेज नहीं है इंडिकेटिंग टू विच डेप्ट द पेमेंट इज टू बी अप्लाइड, मतलब किस डेप्ट के अगेंस्ट पेमेंट एडजस्ट करना ये भी समझ में नहीं आ रहा कोई सर्कमस्टेंस है। जैसे मैंने ये ऊपर का एग्जांपल निकाला तो यहां समझ में नहीं आता कि ये 35,000 की अमाउंट आप किस डेप्ट के लिए दे रहे हो, बट इस एग्जाम्पल में जो आपने 5,000 दिया ना, यहां खुला खुला समझ में आ जाता कि वो आपने शायद सेकंड नंबर के ट्रांजैक्शन के लिए दिया होगा। ओके, अब बच्चों लेकिन आगे इसमें बोला क्या गया है, वेयर इट्स रिकवरी और इज नॉट बार्ड बाय द लॉ इन फोर्स फॉर द टाइम बीइंग इन फोर्स एज टू इंटिमेशन। तो बच्चों एक बात समझ के लो, मैंने आपको एक बात बताया था, जब भी कोई डेप्ट को 3 ईयर से ज्यादा का टाइम हो जाता, ओके, अगर किसी भी डेप्ट का जो टाइम है वो 3 ईयर से ज्यादा हो जाए तो वो डेप्ट क्या हो जाता है बताना, बार्ड बाय लिमिटेशन। आपको याद होगा मैंने आपको फर्स्ट यूनिट में बताया था, बार्ड बाय लिमिटेशन हो जाता है, मतलब अब इसकी रिकवरी पॉसिबल नहीं होती, इसकी रिकवरी फिर पॉसिबल नहीं होगी।
ठीक है, इसको बोलते हैं बार्ड बाय लिमिटेशन। अब इसने क्या बोला है, इस पॉइंट में बोला गया है, अगर मैं मोटा मोटा आपको समझाऊं तो, कि अगर मान के चलो डेटर आपको इंडिकेट नहीं करता कि किस पेमेंट के अगेंस्ट आपको एडजस्ट करना है, किस ट्रांजैक्शन के अगेंस्ट एडजस्ट करना है, तो क्रेडिटर में अप्लाई एट हिज डिस्क्रिशन, मतलब ये जो आपका क्रेडिटर होगा ये अपने इच्छा के हिसाब से, ओके, जैसा उसे ठीक लगे वैसे वो उसे क्या कर लेगा, अप्लाई कर लेगा। लेकिन बच्चों एक मैं आपको यहाँ पे एग्जांपल बताना चाहूंगा इस लाइन को यहाँ जस्टिफाई करने के लिए। अब ये लाइन क्या है, ध्यान से सुनना। मान के चलो एक कोई पर्टिकुलर बंदा है जिसका नाम है ए, और इस ए ने क्या किया, ए ने बी को कुछ सप्लाई किया हुआ है, और इसने एक बार नहीं 3 बार इसे सप्लाई किए हुए थे गुड्स। ये जो पहला ट्रांजैक्शन था दिस वॉज ऑफ ₹10,000, और ये 4 इयर्स बैक इसने इसे सेल किए थे 10,000 के गुड्स, ठीक है। फिर 20,000 का अभी अभी सेल किया हुआ था, मान के चलो 2 साल हो चुके इस बात को, एंड अब 10,000 का अभी 6 मंथ्स पहले भी इसे सेल किया हुआ है, ठीक है। तो इन टोटलिटी अगर देखा जाए तो ए ने बी को कितने का सेल किया हुआ है, 40,000 का सेल किया था, और ऐसा मान के चलो ये सारा की सारा हुआ है क्रेडिट पे। तो ये बात तो फिक्स है, यहां इस बी ने ए को क्या देना चाहिए बताना, पेमेंट देना चाहिए, कितना, पूरा 40,000। बट मुझे एक बात बताना, हम लोगों ने सीखा था कि अगर तुम्हारा 3 साल से ज्यादा पुराना डेप्ट होगा तो वो बार्ड बाय लिमिटेशन होता। तो आपको समझ रहा होगा ये जो 4 इयर्स बैक आपको 10,000 का जो यहाँ पे डेप्ट दिखाई दे रहा, तो ये क्या रहने वाला है, बार्ड बाय लिमिटेशन रहेगा, ओके। तो बच्चों इफ इट इज बार्ड बाय लिमिटेशन तो फिर ऐसे वक्त में क्या ये वसूली की जा सकती है क्या, नॉर्मली स्पीकिंग नहीं की जा सकती, ओके। बट अगर ये बी नाम का बंदा इस ए नाम के बंदे को समझ के चलो 15,000 रुपीज दे देता है, ओके, तो ये अगर 15,000 रुपीज दे देगा तो एक सीधी सी मैं आपको बात बताना चाहूंगा, बी ने ए को 15,000 देते वक्त जस्टिफाई करना चाहिए या बोलना चाहिए कि ये 15,000 किसके अगेंस्ट एडजस्ट करने हैं। अगर ये बात बी ए को ना बताए बी अगर ए को ये बात नहीं बताता तो ये बात आप लोग फिक्स कर लेना बच्चों कि ए अपने विल के अकॉर्डिंग, अपने इच्छा के हिसाब से उसे क्या कर सकता है, एडजस्ट कर सकता, ओके। तो ये अगर 15,000 दे दे तो अगर ए चाहे तो इस 10,000 के भी इसे अगेंस्ट इसको एडजस्ट कर सकता। हमने नॉर्मली यही सीखा कि जो डेब्ट 3 साल से ज्यादा पुराना हो जाए तो उसकी वसूली नहीं हो पाती, वो रिकवर नहीं किया जा पाता, बिकॉज इट इज बार्ड बाय लिमिटेशन। बट मैं अभी अभी आपको क्या बता रहा हूं बच्चों कि अगर बी ए को पैसा दे दे और उसे बताए नहीं कि इसे किस ट्रांजैक्शन के अगेंस्ट उसे एडजस्ट करना होगा, ये अगर वो नहीं बताता तो ए अपने विल के अकॉर्डिंग, अपने डिस्क्रिशन के हिसाब से उसे क्या कर सकता है बताना, एडजस्ट कर सकता, ओके। तो फिर ए चाहे तो इस 15,000 को इस 10,000 के अगेंस्ट भी एडजस्ट कर पाएगा, ओके, देयर इज नो डाउट इन दैट, ये 10,000 के अगेंस्ट भी इसे क्या कर सकता है, एडजस्ट कर सकता है, ठीक है। और 10,000 के अगेंस्ट एडजस्ट करके फिर भी उसके जो 5,000 रुपीज बचेंगे तो वो 5,000 को इन दोनों में से किसी एक के अगेंस्ट एडजस्ट कर सकता, ओके। तो बोलना इतना सिंपल है बच्चों। हम बात क्या कर रहे हैं, अगर कोई बंदा डेटर जो है वो पेमेंट दे देता है विच इज नॉट सफिशिएंट टू पे ऑफ होल डेप्ट, सब डेप्ट पे ऑफ करने के लिए सफिशिएंट नहीं है पेमेंट, और वो बंदा अगर मान के चलो ऐसी पेमेंट दे देता है और विदाउट स्टेटिंग द फैक्ट दैट कि उसे किस ट्रांजैक्शन के अगेंस्ट सेट ऑफ करना है, तो अगर वो ऐसा ना बोले तब आप लोग क्या करने वाले हो बच्चों, तब आपका ये जो पर्टिकुलर क्रेडिटर होता है ये अपने विल के अकॉर्डिंग उसे एडजस्ट कर सकता। तो वो किसी भी ट्रांजैक्शन के अगेंस्ट इसको एडजस्ट करे तो वो उसकी मर्जी रहेगी, तो वो चाहे तो वो बार्ड बाय लिमिटेशन जो था उस ट्रांजैक्शन के अगेंस्ट भी वो उसे एडजस्ट कर सकता। मतलब ये जो 10,000 जो वैसे तो वसूल होने ही नहीं थे, बट अगर ये ऐसे ही हाथ में पैसे रख के चला जाए और ना बोले कि इसे किसके अगेंस्ट करना है,
तो वो फिर क्या कर सकता है, उस बार्ड बाय लिमिटेशन जो भी वहां पे पैसा पड़ा हुआ था जो वैसे तो वसूल नहीं हो सकता था, तो वो उसके अगेंस्ट भी सेट ऑफ कर सकता। तो इसका फायदा क्या होगा बच्चों, कि जिसके लिए ये जो बार्ड बाय लिमिटेशन हो जाता, तो ऐसे चीजों को लेके आप कोर्ट ऑफ लॉ में भी नहीं जा सकते, ये पैसा आप वसूल कर ही नहीं सकते हो बाय वे ऑफ लॉ। तो हम अगर ये 15,000 में से 10,000 पहले अप्रोप्रिएट कर ले, एडजस्ट कर ले, तो जो रिकवर हो भी नहीं सकता था वो हमको पैसा आ गया, हम लोग ऐसा बता सकते हैं। इसको कॉन्ट्रैक्ट एक्ट परमिशन देता है। और फिर अगर ये बंदा बोले नहीं नहीं तूने ये 10,000 के अगेंस्ट इसे सेट ऑफ किया ही कैसे, ओके, तो ए फिर वहां पे बोल सकता है कि भाई तूने मुझे बताया ही नहीं था कि इसे किस ट्रांजैक्शन के अगेंस्ट एडजस्ट करना है, ओके। और ऐसे वक्त फिर क्या होगा बताना, अगर बी फ्यूचर में ये 20,000 का या 10,000 का ये पेमेंट रोक दे, तो फिर ए के पास तो वैसे भी रिमेडी रहेंगी कोर्ट ऑफ लॉ में जाने की। क्यों रहेगी रिमेडी, क्योंकि ये तो 2 साल पुराना है और ये तो 6 महीना पुराना है। ये वसूल करने के लिए आप कोर्ट ऑफ लॉ में जा सकते हैं, बट इसको वसूल करने के लिए आप वैसे तो कोर्ट ऑफ लॉ में नहीं जा पाते। बट अगर बी ने ऐसे ही आपको पैसे दे दिए और बोला नहीं कि किस ट्रांजैक्शन के अगेंस्ट उसको एडजस्ट करना है, तो वो एक ही मर्जी होगी, वो किसी के भी अगेंस्ट उसको एडजस्ट कर सकता। ओके, देखो क्या बोला है, may apply it as his discretion to any lawful debt actually due and payable to him from the debtor where its recovery is or is not barred by the law। मतलब भले उसकी रिकवरी बार्ड बाय लॉ हो या ना हो, फर्क नहीं गिरता, क्रेडिटर जिस डेप्ट के अगेंस्ट चाहे उस डेप्ट के अगेंस्ट उसे एडजस्ट कर सकता, सेट ऑफ कर सकता। इज दैट क्लियर? तो ये बात है आपके इस पर्टिकुलर सेकंड पॉइंट की। एंड थर्ड पॉइंट इज दैट application of payment where neither party appropriates। Where neither party makes any appropriation, the payment shall be applied in discharge of debts in order of time। मैं आपको पहले भी बता चुका हूं, जब आपका दोनों भी पार्टी पेमेंट के बारे में कुछ चर्चा नहीं करती, डिस्कशन नहीं करती, तो फिर होता क्या है बच्चों, अकॉर्डिंग टू टाइम, टाइम के हिसाब से फिर क्या किया जाता है, ये सारा कुछ एडजस्टमेंट किया जाता है। मतलब जो ट्रांजैक्शन सबसे पहले हुआ उसको पहले एडजस्ट करो और बाद वाले को बाद में आप लोग एडजस्ट करोगे। इज दैट क्लियर? तो ये हुआ आपका ये वाला थर्ड पॉइंट। ओके, वेदर दे आर और नॉट बार्ड बाय लॉ, भले ही वो फिर बार्ड बाय लॉ हो ना हो, जैसे हमने ऊपर देखा। तो अगर समझ के चलो, ऐसा कोई आपके सामने एक सिनारियो में क्रिएट कर देता हूं, मान के चलो ये है ए, इसने 3 बार सप्लाई किया था इस बी नाम के बंदे को, बी नाम के बंदे को इसे 3 बार सप्लाई किया था। ये जो पहला सेल किया था वो 4 इयर्स पुराना है और ये था 10,000 का सेल, फिर वापस से 10,000 और फिर 20,000 में सेल किया। तो ऐसे उसे सेल किया था। ये 10,000 4 साल पुराने, ये मान के चलो 2 साल पुराना और ये 6 महीना पुराना है, ठीक है। तो जब बी ने मान के चलो 15,000 रुपए दे दिए, 15,000 रुपीज दे दिए इस मिस्टर ए को, और बी ने 15,000 देते वक्त उसे ये नहीं बोला कि उसे किस ट्रांजैक्शन के अगेंस्ट एडजस्ट करना है, और ना ही ए ने भी कोई अप्रोप्रिएशन किया। मतलब ए ने भी यहाँ कोई ये नहीं सोचा कि उसे किसके अगेंस्ट एडजस्ट करना है। ओके, कोई बात नहीं, ना ए ने सोचा ना बी ने कुछ बोला। तो ऐसे वक्त क्या होगा, अकॉर्डिंग टू लॉ टाइम के हिसाब से आप लोग क्या करोगे, उसकी एडजस्टमेंट करोगे। तो ये 15,000 का सबसे पहले जो पुराना डेब्ट था उसको खत्म करने में लगाया जाएगा। मतलब 15,000 जो ए को मिले तो पहले 10,000 के अगेंस्ट सेट ऑफ हो गए, और फिर जो बचे हुए 5,000 है वो इस पर्टिकुलर डेब्ट के अगेंस्ट सेट ऑफ होंगे। तो भले ही ये 4 साल पुराना हो, 3 साल से ज्यादा को हो, जो वैसे तो बार्ड बाय लिमिटेशन होगा, बट फिर भी उसको भी आप क्या कर सकते हो बताना, रिकवर कर सकते हो। तो अकॉर्डिंग टू टाइम करना पड़ेगा, और जो सबसे पुराना है उसको सबसे पहले खत्म करना पड़ेगा। ओके, इफ द डेट्स आर ऑफ इक्वल स्टैंडिंग द पेमेंट शैल बी अप्लाइड इन डिस्चार्ज ऑफ इच प्रोपोर्शनेटली। मतलब क्या हुआ, अगर आपके जो डेब्ट्स है वो इक्वल स्टैंडिंग के है। इक्वल स्टैंडिंग का मतलब क्या होता बच्चों, एक ही डेट के, सेम डेट। ओके, मतलब क्या हो रहा है,
आपके जो भी डेब्ट्स है वो अगर सेम डेट के होंगे तो वैसे पर्टिकुलर टाइम में आपको क्या करना पड़ता है बच्चों, प्रपोर्शनेटली आपको उसे एडजस्ट करना पड़ेगा। ओके, अब ये लाइन भी आपको समझनी है तो आपको फिर मेरी और बात पे ध्यान देना पड़ेगा। देखो बेटा, एक बात बताता हूं मैं, अगर आप लॉ समझ रहे होंगे, ये पूरे जितना भी आपने अभी तक पढ़ा होगा, तो एक बात आपको समझ में आई डेफिनेटली होगी कि लॉ में बहुत बारीक बारीक लाइनें हैं। अगर आप समझ रहे होगे तो यहाँ देखो हर एक लाइन में कितना मीनिंग छुपा हुआ है और कितना आपको आराम से पढ़ना पड़ेगा, ये आपको समझ में आ रहा होगा। हर लाइन यहाँ पे इंपॉर्टेंट है। ओके, तो आप अगर कोई मुझे ऐसी डिमांड कर लो, अभी जैसे वरुण का आया था मैसेज, वो बराबर है, बच्चा सही भी बोल रहा था, उसको लग रहा था कि सर ऐसा कोई मटेरियल दे दो कि जिसमें सब रिवाइज हो जाए, चार्ट बना के दे दो, ऐसा वरुण बोल रहा था, वरुण गुप्ता की मैं बात कर रहा हूं। तो उसका बोलना था सर एक पूरा चार्ट बना दो जिसमें 6 यूनिट आ जाए। तो आई विल से दैट ये इम्पॉसिबल है। क्यों इम्पॉसिबल है? क्योंकि बात सीधी है। आप देखो यहाँ एक एक लाइन पे मुझे कितना एक्सप्लेनेशन करना पड़ रहा, और आप राइट फ्रॉम बिगिनिंग देख रहे होंगे एक एक लाइन पे एक एक वर्ड पे कितनी बातें छुपी होती है। तो मैं एक लमसम चार्ट बना दूं तो वो कैसे होगा? आप जब रिवीजन करोगे ना, आई विल ऑलवेज सजेस्ट टू दैट आप शॉर्टकट मटेरियल के पीछे मत लगना। मैं अभी भी बोल रहा हूं, आप अगर शॉर्टकट मटेरियल के पीछे लगोगे तो ये पकड़ के चलो कि फिर आपका कुछ हो नहीं सकता। क्योंकि नॉर्मल मान लो चार्ट वार्ट बना के दे दिया, उसमें ऊपर ऊपर से दिया रहता है, ऊपर ऊपर से पढ़ के आपका फायदा ही नहीं होगा, क्योंकि कहां से कौन सी केस स्टडी बनेगी ये कोई भी नहीं बता सकता। आई विल टेल यू दैट, और वो भी ऑनेस्टली मैं बोलता हूं, कोई भी टीचर आपको नहीं बता सकता कि भाई आईसीएआई कौन से पॉइंट को लेके केस स्टडी बना देगी। ओके, हाँ, मैं चार्ट ऐसे बना के दे सकता हूं आपको, ये ऊपर ऊपर से, ओके, ये सिर्फ हेडर हेडर डाल के वैसे चार्ट बन जाएंगे, बट आई डोंट नो कि उसमें से आएगा कि नहीं आएगा, और वो कितना यूज का रहेगा ये मैं नहीं बता सकता। क्योंकि केस स्टडी अगर तुमने देखी होगी अभी तक के जितने भी मैं आपके सामने क्वेश्चंस रखा हो, तो केस स्टडी बहुत बारीक बारीक पॉइंट पे आती है, और ये बारीक बारीक पॉइंट पढ़ के समझ के एक बार नहीं 2 बार 3 बार पढ़ना पड़ेगा, तो जाके फिर इस पे ग्रास्प आती, अदरवाइज कमांड नहीं आ सकती। आप ये सब्जेक्ट को तो आप ऐसा शॉर्टकट में ले ही नहीं सकते। देखो, आप आपके तरफ से एफर्ट्स डालने सीखो, क्योंकि जितने एफर्ट्स आएंगे इसके अंदर उतना फ्रूटफुल रिजल्ट आपका आने लगेगा। ओके, तो एफर्ट्स इज मस्ट। ओके, और प्लीज आई विल सजेस्ट दैट, ऑनेस्टली सजेस्ट दैट आप शॉर्टकट वॉर्टकट के पीछे मत भागो। इंप्रेशन विम्प्रेशन झाड़ना अलग बात होती है। ओके, बहुत से लोग होते हैं जो बता देंगे आपको, हाँ ये इतना चार्ट कर लो हो जाएगा, बट बेटा आई नो वेरी वेल, आप क्वेश्चंस देख लेना जो पास्ट एग्जाम्स वगैरह में आए, नहीं आता है वहां पे आपका कोर नॉलेज ही काम में आएगा, और ये जो ऐसी बारीक बारीक बातें ना, ये सब काम में आएगी। अभी मैं इसकी जो बात कर रहा हूं ना, इस पे भी क्वेश्चन आके जा चुके हैं। ठीक है, तो फिर अकॉर्डिंगली यहाँ शॉर्टकट का ट्राई भी मत करना। हाँ, हर बात समझ के लो। हाँ, ये भी है, आपको लर्न कैसे होगा ये मैं आपको तब से बता रहा हूं, आपको बैक में जाके वापिस पढ़ना पड़ेगा। ये ऐसा नहीं होता कि यहाँ पे तुम एक बार पढ़ लोगे तो आपको लर्न हो जाएगा, और ना ही आपके एसपी ओसी इकोनॉमिक्स जो आपने पहले सब्जेक्ट्स देखे होंगे वैसा भी ये सब्जेक्ट डेफिनेटली नहीं है। ओके, वहां सिंपल लैंग्वेज होती थी, छोटा सा कंटेंट होता था। आप एसपी की बुक देखोगे तो अभी हमारा 73 नंबर का पेज चल रहा है, और अगर तुम्हें पूरा कॉन्ट्रैक्ट एक्ट अगर देखना है तो वो अप्रोक्स पूरे 100 पेजेस में जाता है। ओके, अब 100 पेजेस में तो मेरे को लगता तुम्हारा पूरा एसपी ओसी जैसा सब्जेक्ट आ जाता था। तो आप वो कंपैरिजन बाजू में रख दो, आपको सिर्फ और सिर्फ सोचना पड़ेगा सीए में आपको हर चीज के एंगल से यही रहेगा कि आपकी तरफ से पूरा एफर्ट्स आना चाहिए। जब तक एफर्ट्स नहीं तब तक आपको फायदा नहीं होगा। ओके, तो बच्चों, एप्लीकेशन ऑफ पेमेंट वेयर नीदर पार्टी अप्रोप्रिएट्स में जो लास्ट लाइन दिखी है, इफ द डेब्ट्स आर ऑफ इक्वल स्टैंडिंग द पेमेंट शैल बी अप्लाइड इन डिस्चार्ज ऑफ इच प्रोपोर्शनेटली। अब देखो, अभी अभी हमने बोला कि अगर बी 15,000 दे दे ए को, और बी ने खुद नहीं बोला कि ये 15,000 किस ट्रांजैक्शन के अगेंस्ट सेट ऑफ करना, ये किसने नहीं बोला है? बी ने नहीं बोला, और ना ही आपके मिस्टर ए ने इसे अप्रोप्रिएट भी किया। दोनों ने भी कोई अप्रोप्रिएशन नहीं किया, दोनों ने भी कोई एडजस्टमेंट नहीं की। तो ऐसे वक्त क्या होगा बच्चों? तो ऐसे वक्त एक ही चीज होगी, आप लोग टाइम के मैनर में करोगे। ओके, टाइम के हिसाब से आप लोग क्या करते हो बताना, अप्रोप्रिएशन करते हो। जब नीदर पार्टी अप्रोप्रिएट, ये कब की सिचुएशन बोल रहा हूं मैं? नीदर पार्टी अप्रोप्रिएट्स, मतलब
कोई भी पार्टी अप्रोप्रिएट नहीं करती, कोई भी पार्टी एडजस्ट नहीं करती, तब आप लोग क्या करोगे, टाइम के अकॉर्डिंग अप्रोप्रिएशन करोगे। ठीक है, ये बात समझ में आई होगी आपको। बट इसमें आपको और एक एक चीज का प्रॉपर ख्याल रखना पड़ेगा। क्या, अब मान के चलो एक सिनारियो आपके सामने मैं क्रिएट करता हूं। ये ए नाम का बंदा, ये अपना बी नाम का बंदा, इसने इसे अब मान के चलते 4 बार सेल किया हुआ है। ये 4 इयर्स बैक 10,000 का, 2 इयर्स बैक 15,000 का, 15,000 का, और वापस से 1 ईयर बैक। और ऐसा मान के चलो ये दोनों सेम डेट के ट्रांजैक्शन है। ये था मान के चलो 10,000 का। ओके, तो ऐसे इसने सेल किए। 4 साल पहले 10,000 का किया, 2 साल पहले 15,000, 1 साल पहले 15,000 का, और वो जो 1 साल था उसी पीरियड में, उसी डेट में और एक 10,000 का भी इसने सप्लाई किया हुआ है। ठीक है, तो अगर तुमको टोटल समझ रहा होगा तो इस बी से ए को कितने आने बाकी बताना। वैसे तो 50,000 आने बाकी, बट बी ने क्या किया, बी ने पूरे 50 नहीं दिए, बी ने दे दिए सिर्फ 30,000 हाथ में ए के। ओके, अब बी नहीं बोलता कि इसको किसके अगेंस्ट सेटअप करना है, किसके अगेंस्ट सेटअप करना है, ये किसने नहीं बोला, बी ने नहीं बोला। ठीक है, और ना ही इसको ए ने अप्रोप्रिएट किया कहीं। तो देखो, अगर बी बोलता कि इस डेप्ट के अगेंस्ट कर, तो आप उस डेप्ट के अगेंस्ट करते। बी जब कुछ नहीं बोलता तो ए अपने मर्जी से किसी के भी अगेंस्ट उसको सेट ऑफ कर सकता। बट यहां पे ना तो बी ने उसे अप्रोप्रिएट करने बोला किसी ट्रांजैक्शन के साथ, ना तो ए ने अपने मर्जी से किसी के अगेंस्ट अप्रोप्रिएट किया। दोनों ने भी कोई अप्रोप्रिएशन नहीं किया। ओके, अब सवाल ये उठता, ये 30,000 रुपीज को कैसे सेट ऑफ करोगे, किसके अगेंस्ट, कौन से पेमेंट के अगेंस्ट, कौन से ट्रांजैक्शन के अगेंस्ट आप लोग एडजस्ट करने वाले हो। तो उसका जवाब ये है बच्चों, 30,000 को अब आपको टाइम के अकॉर्डिंग करना पड़ेगा। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको क्या करना पड़ेगा, टाइम के अकॉर्डिंग इसे एडजस्ट करना पड़ेगा। तो जो सबसे पुराना डेट पहले उसको खत्म करेंगे। तो ये 30,000 में से पहले खत्म किया जाएगा ये 4 साल पुराने डेट को। अब भले ही 4 साल पुराना है, बार्ड बाय लिमिटेशन है, सब बात सही है, लेकिन यहां प्रॉब्लम एक है कि ये 4 साल पुराना है, बट फिर भी जब दोनों पार्टी कुछ नहीं बोलती तो टाइम के अकॉर्डिंग होगा। और टाइम के अकॉर्डिंग करते टाइम ये नहीं देखा जाता वो बार्ड बाय लिमिटेशन है कि नहीं है, ये कुछ भी चीज नहीं देखी जाती। ओके, तो ये जो आपके 30,000 है, इससे पहले वो 10,000 उड़ाए जाएंगे। उसके बाद ये 2 इयर्स का बैक का जो 15,000 का आपका अमाउंट है उसको उड़ाया जाएगा। ओके, तो अभी कितने उड़ गए, 25,000 उड़े। फिर भी ये 5,000 यहाँ पे पेंडिंग रहेंगे। अब सवाल है ये 5,000 को अब और किस में आपको अपोर्शन करना है, किस में और आपको उड़ाना है, ट्रांजैक्शन को किसके अगेंस्ट अप्रोप्रिएट करना है। हम तो टाइम के अकॉर्डिंग कर रहे, जो सबसे पुराना है उसको पहले उड़ा रहे। तो पहले 4 वाले को उड़ा दिया, फिर 2 इयर्स वाले को उड़ा दिया। अब ये 1 इयर्स के 2 है और ये एक ही डेट के 2 डेप्ट्स है, 15,000 10,000। हमारे पास कितने बचे, 5,000। तो मैं ये 15,000 के अगेंस्ट उड़ाऊ, ये वाले 15 के अगेंस्ट उड़ाऊ, या इस वाले 10,000 के अगेंस्ट उड़ाऊ, तो ये मेरे सामने क्वेश्चन है। और ये दोनों भी एक ही डेट के ट्रांजैक्शन है, एक ही डेट के ट्रांजैक्शन है। तो जब ऐसी सिचुएशन आएगी तो ये जो 5,000 है ना बच्चों, ये 5,000 को आपको 15:10 के प्रोपोर्शन में बांटना पड़ेगा। इन शॉर्ट ये देखो, यहाँ पे डेप्थ इक्वल स्टैंडिंग के है। इक्वल स्टैंडिंग का मतलब क्या हो गया बताना, यहाँ पे एक ही डेट के है। ओके, सिंगल डेट के आपके क्या बताना, ट्रांजैक्शन है, सिंगल डेट। तो ये जो सिंगल डेट के ट्रांजैक्शन है, तो वहां पे आप लोग कैसे बांटोगे बताना। फिर वहां पे ये जो रिमेनिंग 5,000 है इसे आपको बांटना पड़ेगा, और कैसे बांटना पड़ेगा बताना, विथ योर प्रपोर्शन, प्रपोर्शन के साथ बांटो। तो उसके 15,000 थे डेप्ट के, इसके 10,000 है,
तो आप क्या करना, इस 5000 को 15:10 में बांट देना। सिंपली स्पीकिंग 3:2 में इसको आप लोग बांट सकते हो। इज दैट क्लियर? तो बच्चों ये देखो, ये एक लाइन का इतना जबरदस्त मीनिंग निकलता, और जब तक आप इसको पूरा डिटेल में नहीं पढ़ोगे, मैं तो हमेशा आपको एक ही बात बोलूंगा, रीडिंग जब भी करनी है मॉड्यूल, और मैं आपको स्टिकी नोट्स के बारे में पहले से बता चुका हूं, आप अगर प्रॉपर नोटबुक में ये सब चीजें नोट कर रहे होंगे तो फिर लिख के लो, आपको कहीं तकलीफ जाएगी नहीं। या उसके अलावा आप ऐसे कई स्टिकी नोट्स भी लगाते हो तो वो भी बहुत अच्छी मेथड है पढ़ाई करने की। आप यहाँ स्टिकी नोट्स लगा दोगे ना, तो फिर इससे आपको समझ में आएगा कि किस लाइन का क्या एग्जाम्पल था। अब काफी सारे बच्चे ऐसे होते बस ऐसे लेक्चर देखते रहते, अरे ऐसे लेक्चर देख के कुछ नहीं होगा। आपको क्या करना पड़ेगा, प्रॉपरली जहां पे एग्जाम्पल बोल रहा हूं, नई स्टिकी नोट्स लाना होता है तो फटाफट पेन से लिख दो कि यार यहाँ पे ऐसा ऐसा एग्जाम्पल है। ये सब चीजें जब लिखोगे, बाद में ये लाइन तो जब पढ़ोगे तो भाई कुछ तारे जमीन पे आए हुए दिखेंगे, मीनिंग तो कुछ समझ में नहीं आएगा, सिर्फ आप पढ़ के निकल जाओगे। ये इसमें इतना मीनिंग निकल के आता है, ये कहां से समझेगा, आपको नहीं समझता। तो जब मैं ऐसे एग्जाम्पल्स वगैरह लिखा रहा हूं तो आप ऐसे प्रॉपरली लिख लिया करो। ओके, तो बच्चों ये हमने देखो, दिखने में इतना छोटा लेकिन कितना ये टाइम खा गया, एप्रोप्रिएशन ऑफ पेमेंट। आई होप अब आपके दिमाग में ये चीजें गई होंगी। एप्रोप्रिएशन ऑफ पेमेंट में हमने बोला, जब अगर कोई डेटर सेवरल डेब्ट्स ओव करता है, बहुत सारे उसे पैसे देने, तो वो एक अमाउंट का पेमेंट करता जो सफिशिएंट नहीं होता टू डिस्चार्ज द डेब्ट। पूरे डेब्ट डिस्चार्ज करने के लिए वो सफिशिएंट नहीं होता है, ठीक है। तो फिर ऐसे वक्त क्या देखा हमने, जब डेटर पैसा दे और बोल के दे कि इस ट्रांजैक्शन के अगेंस्ट उसे एडजस्ट करना है, तो आप उसी के अगेंस्ट एडजस्ट करोगे। जब वो कुछ नहीं बोलता, तब क्रेडिटर अपने मर्जी से उसे एडजस्ट कर सकता है। और जब दोनों भी पार्टी पेमेंट नहीं करती तो फिर क्या होगा, या दोनों भी पार्टी अप्रोप्रिएट नहीं करती, तब क्या होगा, इन ऑर्डर ऑफ टाइम, टाइम के अकॉर्डिंग उसे सेटल किया जाएगा। ओके, हाँ टाइम के अकॉर्डिंग सेटल करना है, बट मान लो दो ट्रांजैक्शन एक ही डेट के निकले, तो फिर क्या करेंगे, तब आप लोग प्रपोर्शनेटली करने लग जाएंगे। तब कैसे करेंगे बताना, प्रपोर्शनेटली करने लगते हैं। ओके, तो इन दिस वे वी हैव कंप्लीटेड अवर दिस पर्टिकुलर पार्ट, दैट इज व्हाट योर एप्रोप्रिएशन ऑफ पेमेंट। इस पे केस स्टडी टाइप क्वेश्चंस बहुत बार आते हैं। अब कैसे आते हैं वो तो हम लोग को, तुमको पता ही है बहुत अच्छे से कि हम कहाँ पे देखते हैं, क्वेश्चन आंसर में जरूर जरूर देख लेंगे। ओके, थैंक यू।